हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियम सर। आज आपका फिजिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है किरचॉफ का नियम। अभी आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, वैद्युत चालन में डिफरेंट चीज़ें आपको बताई थी। तो आपको ये पता ही है कि वैद्युत परिपथ क्या होता है। परिपथ में जिसमें हम प्रतिरोध या संधारित्र या एक आता है प्रेरकत्व, इन चीज़ों का कम्बिनेशन हो जाए। अब चालक पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है, ये आपको पता है। तो धारा का प्रवाह किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, उन सब के संदर्भ में वैज्ञानिक किरचॉफ ने एक नियम बताया था जिसको हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम दो पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग है संधि का नियम। तो पहले आप संधि शब्द का मतलब समझिए। संधि आपने कक्षा 12 में, हाई स्कूल में, मतलब अपने ही कक्षा में हिंदी में भी एक संधि शब्द पढ़ते हैं ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना, कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे चीज़ें आके मिल रही हो। ठीक है। तो संधि का नियम क्या कहता है, जैसे आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपका इलाहाबाद जंक्शन हम लोग बोलते हैं ना, तो जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे विभिन्न जगहों से ट्रेन आती है और ट्रेन दूसरी दिशाओं में चली जाती है। तो संधि का नियम क्या कहता है कि कोई वैद्युत परिपथ है, अगर उस वैद्युत परिपथ का कोई हमने एक पॉइंट माना है संधि, तो उस पॉइंट पर आने वाली जितनी भी धाराएं हैं, उन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वे शून्य होगा। मतलब क्या समझ में आ रहा आपको? जैसे ये एक पॉइंट है परिपथ में, अगर इस पॉइंट पर यहाँ से कोई धारा आ रही है, 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 ऐसे, तो इन सभी धाराओं का अगर हम इसको I1, I2, I3, I4, I5 कहते हैं, तो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, मतलब इसको हम लोग सरल भाषा में सिग्मा I कहते हैं, वो 0 होगा। ठीक है। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। इसका मतलब जनरल शब्दों में लिख सकते हैं सिग्मा I = 0। अब मान लीजिए ये संधि है, तो संधि पे केवल धाराएं आती ही नहीं है, यहाँ से धाराएं जाएंगी भी। मान लीजिए जैसे ये पॉइंट मैंने लिया, संधि है ये। अब इसमें I1 धारा आ रही है, I3 धारा आ रही है, लेकिन I2 धारा बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 अंदर आ रही है। मान लीजिए I5 भी अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर आने वाली धाराएं हैं I1 + I3 + I5, ये किसके बराबर हो जाएगी? जो बाहर जाने वाली धारा है I2 + I4। मतलब जितनी धारा जंक्शन के अंदर आ रही है उतनी धारा जंक्शन के बाहर जाने का सर्वयोग, अगर हम कहते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं, उसी को हम जनरल शब्दों में कहते हैं सिग्मा I = 0। ठीक है। ये हो गया आपका संधि का नियम। दूसरा नियम कहलाता है पॉश का नियम। पॉश का नियम का मतलब ये हुआ कि कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें हमने उसको क्या किया है, क्लोज सर्किट बना दिया है, तो उसको हम लोग पास कहते हैं। पास का इन द सेंस, जैसे मान लीजिए हम बना ही देते हैं आपको एक परिपथ, जैसे मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा मान लीजिए। इसमें होगा क्या, इसको हम बैटरी का पोटेंशियल दे रहे हैं E1, E2, E3। ये प्रतिरोध है R1, R2, R3। अब इसमें पॉज का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका परिपथ दिख रहा है क्लोज्ड, ये एक भाग हो गया, और ये दूसरा वाला जो पोर्शन है आपको, ये सेकेंड भाग हो गया। तो इस पूरे वैद्युत परिपथ के दो भाग हो गए, और इसको हम पहला पास बोलते हैं, इसको दूसरा पास बोलते हैं, पॉश। तो इसमें होगा क्या, इसमें कह रहा है पॉश का नियम में कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए, जो प्रत्येक बंद पास हैं उनके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, अगर इसमें पहले वाले में धारा कोई बहेगी, दूसरे वाले में धारा बह रही है, तीसरे वाले में बह रही है, कह रहे विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं व उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग। जैसे अगर इस वाले के रेफरेंस में धारा अगर मान लीजिए I1 बह रही है, तो I1 और R1 का जो गुणनफल होगा उनका बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो
उस पास में जो भी बैटरी या सेल लगा हुआ है उसका अपना एक विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल का मतलब यहाँ पे अभी आप केवल समझिए कि उसके विभव की बात कर रहे हैं हम। तो जो भी देखिए I और R में जो गुणा होता है वो विभव बराबर होता है ना। तो कह रहा है कि जो भी बंद पास आपने लिया है उसमें जो भी धारा बह रही है, धारा और उसका प्रतिरोध दोनों का जो गुणनफल होगा, उन गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में या उस पास में जो भी विद्युत वाहक बल होगा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो ये कहलाता है आपका द्वितीय नियम किरचॉफ का, या तो उसको कहते हैं पाश का नियम। तो चलिए इस परिपथ के द्वारा हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि धारा की वैल्यू आखिर आती कितनी है, कितनी होगी। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करना सीखना है। अगर आप सॉल्व करना समझ जाते हैं तो आपको आसानी से चीज़ें आने लगेंगी। देखो भैया ये E1 है, E1 में ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट की डायरेक्शन प्लस से चलेगी, ये प्लस I1 हो गया। ये E2 है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए आप, या अगर आपको केवल अभी मोटा मोटा समझना है तो मैं केवल एक दो ही बनाता। चलिए यहाँ से एक I2 करंट आ गई, यहाँ से एक I3 करंट आ गई, ठीक है। ये भी प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस माइनस। अगर हम इसको मान लेते हैं A B C D E F, तो इसमें देखिए पास एक कौन सा होगा, पास एक A, इसको आप चलिए A B C D A, ये पहला पास हो गया A B C D A। अब इसमें होना क्या है, देखिए पहले आपकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी। हम A B C D A लिखे हैं, लेकिन हमको चाहिए था A B C B A। हम ऐसे चलेंगे, चक्र देखिए जिधर प्लस है हम प्लस की तरफ से चक्र लेके चलेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले पास में यहाँ पे I1 है, यहाँ पे R1 है, तो I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 प्लस, अब देखिए जब हम ऐसे चल रहे हैं तो अब ये हमारा पास ऐसे आएगा। तो लेकिन अब देखिए ये वाला जो पास है, दूसरा वाला जो परिपथ है इसमें यहाँ पे बना हुआ है, इसमें भी करंट इसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में ये थी। अब हमको इसको, चूंकि अब हम पास को ऐसे घुमाएंगे ना, ये ऐसे आके ऐसे जाएगा, तो इसमें अब हम करेंगे क्या, प्लस यहाँ पे लिखने के बाद हम लिखेंगे माइनस I2 गुणे R2। देखिए इस प्लस की डायरेक्शन इधर है, इस प्लस की डायरेक्शन इधर है, लेकिन हमको इसको अगर ऐसे घुमाना है तो ये I2 को हमको उल्टा ले जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ माइनस हो गया, बराबर दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए इनका जो पोटेंशियल आएगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे अगर प्लस को हम इधर हटा के माइनस यहाँ लगा देते हैं तो ये समीकरण आपको मिलेगा पहले भी। फिर पास टू की बात अगर हम करें तो पास टू का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले डायरेक्शन D E F C D, तो पास टू में क्या हो गया I2 गुणे R2। फिर देखिए ये माइनस में जाएगा क्योंकि हमको इसको ऐसे लेके जाना है, ये ऐसे जा रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस I3 गुणे R3 बराबर E2 माइनस E3। ये समीकरण नंबर 2। अब आपके पास दो समीकरण बनते हैं, आप इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो I1 और I2 की मिलती है। तो इस प्रकार से संबंधित मैं आंकिक प्रश्न अभी आपको एक दो बताता हूं परिपथ का। अब देखिए यहां से अब एक चीज और आप यहां पे नोटिस करिए, ये I1 करंट आई यहां पे पहुंच गई डी पॉइंट पर, यहां पे I1 आ गई और I2 करंट भी यहां पे आई, तो दोनों संधि पे मिल रहे हैं। तो यहां पे डी बिंदु पर टोटल करंट कितना हो गया I1 प्लस I2। अब ये दोनों करंट कहां जाएगा, I1 प्लस I2 करंट नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है I3, है ना। तो ये करंट यहाँ पे जब जाएगा और ये करंट इसको जाना कहाँ है, ऊपर। अगर हम परिपथ को देखें तो अब इसके नीचे तो जाएगा, जाना चाहिए इसको ऊपर। तो I3 की दिशा और I1 और I2 की दिशा दोनों अपोजिट है, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर हो गया, माइनस I3 के। या आप इसी को उल्टा ले सकते हैं, I3 बराबर
I3 इज इक्वल टू माइनस I1 प्लस I2। तो अब क्या होगा, जहां जहां I3 है वहां I1 और I2 रख देंगे, तो ये I1 I2 ग्रुप में आ जाएगा समीकरण, ये I1 और I2 ग्रुप में आ जाएगा। इससे आपको आसानी से सॉल्व करना ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पूरा किरचॉफ का नियम। अब आपको मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं।